हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई जब भी हम मार्केट में गाड़ी लेने का सोचते हैं, वो भी सेकंड हैंड, तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। कई बार होता है क्या है कि हम बिना किसी इंफॉर्मेशन, बिना किसी रिसर्च के गाड़ी लेने निकल जाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो निकल के आती है ना, कि कई लोगों को गाड़ी के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं होता है और वो अपनी गाड़ी को लेने निकल जाते हैं। शोरूम में जाके उन्हें हर गाड़ी अच्छी लगती है और वो सोचते हैं कि हमने एक अच्छी डील ले ली और अपना पैसा फंसा देते हैं। अब उसके बारे में ही हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आपको सेकंड हैंड गाड़ियां जो है उसके लिए रिसर्च करनी है, जिससे आपका पैसा भी बचेगा और आप एक अच्छी गाड़ी भी घर लेके आएंगे। क्योंकि यकीन मानिए, कई लोग सोचते हैं कि हम जो गाड़ी का ओरिजिनल प्राइस होता है उसका 1/3 1/4 प्राइस देकर आते हैं और सोचते हैं कि हमने अच्छी डील क्रैक कर ली, पर वहीं पर वो सबसे ज्यादा बड़ी बेवकूफी कर देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिससे कि भाई आप एक अच्छी डील क्रैक कर पाएंगे और एक अच्छी गाड़ी आपको मिलेगी जो कि आपको लंबे टाइम तक परेशान भी नहीं करेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप गाड़ी लेके निकल रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट जो है कि भाई आपको अपना बजट सेट करना है। अब बजट से मेरा मतलब यह है कि भाई आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, कई बार हम अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं गाड़ी के ऊपर, ये भूल जाते हैं कि गाड़ी लेते टाइम उसके साथ एडिशनल कॉस्ट जुड़ी होती है। इंश्योरेंस होता है, मेंटेनेंस होती है कि भाई गाड़ी तो आप लेके आगे, पर उसके बाद कुछ पार्ट जो है मेंटेनेंस मांगते हैं। तो वो चीज भी आपको अपने दिमाग में रखनी है। ऐसा ना हो कि आपने गाड़ी ले ली और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस कराने में आपकी हालत पतली हो जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है। कभी भी गाड़ी लेने जाते हैं, अगर आप एक बजट के साथ रहेंगे तो भाई आप जो है गलती नहीं करेंगे और उस बजट से ऊपर आपको नहीं जाना है। मतलब वो आपने मैक्सिमम कैपिंग करनी है अपने बजट की। फॉर एग्जांपल आपको 4 लाख में कोई गाड़ी चाहिए, तो वो 4 लाख आपका मैक्सिमम बजट होना चाहिए। उसके अंदर आपको कोई गाड़ी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, पर उससे एक्स्ट्रा आपको पे नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद भी गाड़ी में खर्चा होता है, स्पेशली सेकेंड हैंड गाड़ियों में। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है रिसर्च। अब रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको लास्ट में भी मैं रिलेट करके बताऊंगा कि ये क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसको मैक्सिमम लोग स्किप कर देते हैं। पर यहां पर हम सिर्फ बात करेंगे रिसर्च की, जो कि है भाई आप जब भी गाड़ी लेने निकलते हैं ना, तो गाड़ी का मेक और मॉडल आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा रिक्वायर्ड है। आप कोई भी गाड़ी लेने निकल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने टाटा की टियागो लेने का सोचा है। अब टियागो में 3 से 4 वेरिएंट आते हैं, वो भी सिर्फ मैं पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूं। सीएनजी में जाएंगे उसमें भी 3 से 4 मॉडल आएंगे। टियागो एनआरजी आप लेते हैं उसमें भी 3 से 4 मॉडल आएंगे। ईवी लेते हैं उसमें भी 2 मॉडल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा मेकर, कौन सा मॉडल चाहिए। अब मैं ये रेकमेंड करता हूं कि भाई आप 5 साल पुरानी गाड़ी ले सकते हैं, उसमें खर्चा कम होता है। मैक्सिमम अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो 7 साल पुरानी आप गाड़ी ले सकते हैं। उससे ज्यादा पुरानी गाड़ी आप लेंगे ना, तो उसमें मोटा खर्चा आ सकता है, क्योंकि भाई पुरानी गाड़ियों में ना जो मेजर पार्ट्स होते हैं, जो मेजर सर्विसिंग होती है, वो ड्यू रह जाती है। तो अगर आपकी फॉर एग्जांपल सस्पेंशन चेंज होने हैं, कोई बड़ा खर्चा है, आपका स्टीयरिंग रैक चेंज होना है, तो ये मोटे खर्चे होते हैं। तो कई लोग ना इनसे बचने के लिए गाड़ी को निकाल देते हैं, और वो गाड़ी अगर आपके पल्ले पड़ गई तो आपको भाई कम से कम लाख 1.5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। उससे पहले आप अपनी गाड़ी को चलाएंगे तो प्रॉब्लम देती रहेगी। तो इसीलिए मेक और मॉडल आपको ध्यान रखना है कि मुझे कौन से साल की गाड़ी, मतलब इतने से पीछे की गाड़ी नहीं चाहिए। और आपको मॉडल पता होना चाहिए कि मुझे बेस वेरिएंट लेना है, मिड वेरिएंट लेना है, टॉप वेरिएंट लेना है। अब कई लोग पूछते हैं कि भाई मुझे इस गाड़ी का इतना प्राइस मिल रहा है, क्या वो ठीक है? पर आपने क्या मॉडल चेक करा? अब भाई जैसे आप देख सकते हैं, क्रेटा भाई 15 लाख से स्टार्ट हो जाती है 23-24 लाख तक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरी गाड़ी में जो है कि कितने वेरिएंट और कितने मॉडल में जो है डिफाइंड है ये चीजें, मतलब कि आपको कितने फीचर्स मिल रहे हैं। आपको अपनी गाड़ी का मॉडल पता होना चाहिए कि मैं किसके लिए कितना पैसा पे कर रहा हूं, वो सही चीज है, और मार्केट में उसका एक्चुअल में प्राइस क्या चल रहा है। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 2। अब हम तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है भाई आपका प्लेटफॉर्म, आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं, या वो पर्सन जिससे आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को लेने का सोच रहे हैं, तो एक चीज आप ध्यान जरूर रखिए कि आपको प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए कि मैं किससे अपनी गाड़ी को परचेज कर रहा हूं। क्योंकि भाई जब आप राइट प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट नहीं करेंगे ना, तो आपको दिक्कत आने वाली है और आप जो है अपनी गाड़ी का एक्स्ट्रा पे कराएंगे। स्पेशली अगर आप ट्रस्टेड ब्रांड जैसे Cars24 हो गया आपका, इनसे अगर आप परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा ना अपना कमीशन भी इसमें असाइन करके रखते हैं। आपको जो बेस्ट डील मिल सकती है वो मिलेगी आपको, जो अगर आप किसी फर्स्ट पार्टी से लेते हैं। फर्स्ट पार्टी मतलब मैं अपनी गाड़ी को बेचना चाहता हूं, मैं डायरेक्ट किसी बंदे को बेचूंगा ना, उसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, क्योंकि बीच का कमीशन 0 हो जाता है। तो आप कोशिश करें, आपका कोई नोन बंदा है, फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, कोई सीनियर मेंबर है घर में, जो भी जिनके कॉन्टैक्ट है, उनसे अगर आप गाड़ी लेंगे ना, तो आपको धोखा मिलने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाएंगे।
तो आपको जो गाड़ी लेनी है वो किसी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से या तो लीजिए या फिर आप किसी फर्स्ट पर्सन से लीजिए। एक चीज का आप ध्यान जरूर रखें कि जब भी आप अपनी गाड़ी को ले रहे हैं, अगर आप भाई थर्ड पार्टी किसी बंदे से बात करेंगे, जैसे कि भाई कोई डीलर है बीच में, तो कई बार ना वो ऐसी गाड़ी आपको पकड़ा देगा, क्योंकि वो तो नॉलेज वाले बंदे होते हैं। तो मैक्सिमम केसेस में कई बार आपको गलत गाड़ी पकड़ा देंगे जिसमें आपका नुकसान हो सकता है भाई, क्योंकि वो चेहरे से पहचान लेते हैं कि बंदे को नॉलेज है नहीं है। अगर आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं है ना गाड़ी की, तो आपको हर गाड़ी अच्छी लगेगी, यकीन मानिए। आप उसमें बैठेंगे आपको ऐसा लगेगा नई गाड़ी वाली फील, क्योंकि गाड़ी वो चमका के रखते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखें कि आप जब भी मार्केट में गाड़ी लेने निकल रहे हैं तो आप अच्छे प्लेटफॉर्म से लीजिए, ट्रस्टेड बंदे से लीजिए। अगर कोई डीलर भी है तो वो ट्रस्टेड होना चाहिए, जिसमें धोखा मिलने के चांसेस आपको कम रहे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी तीसरा नंबर का पॉइंट। अब चौथा पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी गाड़ी की हेल्थ को डिफाइन करता है, जो कि है भाई इंस्पेक्शन। अब अब इंस्पेक्शन से मेरा मतलब यह है कि आप गाड़ी के एक्सटर्नल और इंटरनल जितने भी पार्ट्स हैं इनको अच्छे से इंस्पेक्ट करिए। और यहां पर जरूरत पड़ती है हमें एक नॉन बंदे की या टेक्नीशियन की। अगर आप ऐसे बंदे हैं जिनका गाड़ियों में हाथ उतना सेट नहीं है, आप गाड़ी लेने निकल रहे हैं, सेकंड हैंड फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो आपको भाई एक अपने साथ एक ऐसे बंदे को रखना है जिसे गाड़ी के बारे में नॉलेज हो। थोड़ा बहुत नॉलेज से काम नहीं चलेगा, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए सेकंड हैंड मार्केट के लिए। ठीक है, अच्छी नॉलेज हो। कोई अगर नहीं अवेलेबल है, आप किसी नॉन टेक्नीशियन को ले जा सकते हैं। कोई मैकेनिक है आपका लोकल में जो जिसे अच्छी नॉलेज है गाड़ी की, उसको आप अपने साथ ले जाइए, थोड़ा बहुत अमाउंट उसे पे करिए, और वो क्या करेगा, अच्छे से इंस्पेक्ट कर देगा एक्सटर्नल और इंटरनल कंपोनेंट्स की। गाड़ी रिपेंटेड तो नहीं है, मेजर पार्ट्स कोई सर्विसिंग के लिए ड्यू तो नहीं है कि आपका पता चले बाद में आपने इतना खर्चा कर दिया जितने की गाड़ी की कीमत नहीं है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई एक्सटर्नल इंटरनल कंपोनेंट्स की। अब इंजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार हम गाड़ी में बैठते हैं तो भाई जो बेचने वाला होता है ना, उसने अच्छे से सर्विस कराई रहती है, तो हमें फॉल्ट पता नहीं चलेगा। ठीक है, पर जो मैकेनिक है वो फॉल्ट को पकड़ लेगा कि भाई इसकी टाइमिंग बेल्ट में प्रॉब्लम है, इसके सस्पेंशन में साउंड है, इसके टायर जो है अलाइनमेंट में दिक्कत है, बहुत सारी चीजें हैं जो भाई टेक्नीशियन पकड़ सकता है। तो वो चीज आपकी पकड़ में नहीं आएगी, उसके लिए आपको टेक्नीशियन ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट में टायर इंस्पेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप कोई बड़ी गाड़ी ले रहे हैं तो उसके टायर की कॉस्ट भी गाड़ी के हिसाब से होती है। तो आपको 1-1.5 से लेके 2.5-3 लाख तक का खर्चा पड़ जाएगा टायर्स का ही, अगर सारे चेंज करने पड़ गए। तो टायर भी चेक करने ज़रूरी है कि उनकी लाइफ कितनी बची हुई है, कितने हज़ार किलोमीटर वो चल जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है व्हीकल की हिस्ट्री, जिसमें कि भाई आपका सर्विस हिस्ट्री आता है, गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं है ये आता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें होता क्या है ना, देखिए जब भी हम गाड़ी की हिस्ट्री चेक करते हैं तो हम एक रूल बना लेते हैं कि भाई हमें देखना है गाड़ी कंपनी में ही सर्विस हुई है या नहीं। देखिए अब सिनेरियो चेंज हो रहा है, कंपनी में सर्विस जो करवाते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। कई लोग जो है अपने कन्वीनियंस पे बाहर सर्विस कराना पसंद करते हैं किसी लोकल मैकेनिक से, जो कि भाई उनके हिसाब से सर्विस करे, उन्हें चीप भी पड़े और अच्छी सर्विस भी हो। मैं ये नहीं कहता बाहर सर्विस गंदी होती है या अंदर बहुत अच्छी होती है, पर कई लोग बाहर अपनी सर्विस कराना ज़्यादा कंफर्टेबल मानते हैं। तो आप सर्विस में बस ये चेक करें कि गाड़ी की टाइम टू टाइम सर्विस हुई है या नहीं है। वो आपको टेक्नीशियन बता देगा कि कंपोनेंट्स की क्या हालत है, पेडल्स की क्या हालत है, ट्रांसमिशन की क्या हालत है, वो तो आपको टेक्नीशियन बता ही देगा। तो हिस्ट्री चेक करना बहुत ज़रूरी है। और मेजर एक्सीडेंट गाड़ी का हुआ है तो भाई किस लेवल का एक्सीडेंट हुआ है, कौन से कंपोनेंट्स चेंज हुए, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पता चले कि मेजर एक्सीडेंट हुआ और डेंटिंग पेंटिंग से काम चला दिया और बाद में उस गाड़ी ने मेजर खर्चा मांगा, जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसीलिए हम इन चीज़ों को चेक करते हैं, ये ज़रूरी होता है। तो व्हीकल हिस्ट्री और एक्सीडेंट हिस्ट्री आपको चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला पॉइंट 6 पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है टेस्ट ड्राइव। अब ये एक ऐसा पॉइंट है ना, जो कि नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी आप कोई सी भी ले रहे हैं ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। चाहे आप ट्रस्टेड बंदे से ले रहे हैं, आप प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं, आप किसी लोकल डीलर से ले रहे हैं, टेस्ट ड्राइव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप नई गाड़ी ले रहे हैं, चाहे पुरानी गाड़ी ले रहे हैं, उससे होता क्या है ना कि आपको गाड़ी का आइडिया मिल जाता है कि गाड़ी चलाने में कैसी है। ठीक है, अब इसके भी दो पहलू हैं। एक तो ये कि आपको फॉल्ट पता चल जाता है, जो कि अगर आप उतने साउंड बंदे नहीं है, मतलब आपको नॉलेज नहीं है, तो आप टेक्नीशियन को लेके चले इस स्टेप के लिए भी। और दूसरी चीज कि अगर आपको नॉलेज है फिर भी आपको फॉल्ट पता चल जाएगा। और साथ ही साथ एक और चीज होगी कि आपको गाड़ी के डायनेमिक्स समझ आ जाएंगे। अब गाड़ी कई बार देखने में बहुत अच्छी लगती है कि भाई मुझे एसयूवी की रिक्वायरमेंट है, पर क्या पता आप एसयूवी में बैठ के कंफर्टेबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको भाई एक छोटी गाड़ी चाहिए, पर शोरूम में आपने देखा कि बड़ी गाड़ी मेरे बजट में आ रही है। आप उसमें बैठ के अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उसकी डायनेमिक्स मेरे हिसाब से है या नहीं है। अगर कोई फीमेल
जिसकी हाइट थोड़ा सा कम है, अगर वो सोचे कि भाई मैं बजट में मतलब नेक्सॉन का बेस मॉडल ले लेती हूँ, वो उसको बिना चलाए अगर फाइनल कर देगी तो बाद में बहुत परेशान होगी। क्यों? क्योंकि भाई जो नेक्सॉन का जो क्लच है ना, वो भाई काफ़ी डीप जाता है। अगर किसी की हाइट कम है तो उसे डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है। तो पहले ये चीज़ें आप चेक कर लीजिए। मेरी ड्राइविंग पोजीशन, भाई ओवरऑल जो है विजिबिलिटी कैसी है गाड़ी में, क्या मैं कंफर्टेबल हूँ उस गाड़ी के अंदर, वो चीज़ें चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको टेस्ट ड्राइव के बाद पता चलेगी। तो ठीक है, आपको टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेनी है। ये था आपका 6 नंबर का स्टेप। अब 7th स्टेप जो है वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं गाड़ी के कि सारे जेन्युइन है। कौन से ओनर से गाड़ी ट्रांसफर होकर आपको मिलेगी, कौन से स्टेट से गाड़ी आई है जो कि ट्रांसफर होकर आपको मिलेगी, ये सारी चीज़ें पता करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, गाड़ी का पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, क्योंकि कई बार चीज़ें एक्सपायर्ड होती हैं या फिर इनमें कुछ फॉल्ट होता है जो कि आपको क्लैरिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना पेपर्स देखे गाड़ी की डील को फाइनल नहीं करना है आपको, पहले अच्छे से वेरीफाई करिए। और वारंटी ऑप्शंस भी आपको चेक करने। कुछ वारंटी ऑप्शन आपको कंपनी की तरफ से मिल जाते हैं गाड़ी में जो कि खत्म नहीं हुए रहते हैं। कोई बंदा उससे पहले ही गाड़ी अपना बेचना चाहता है तो वो उसमें अवेलेबल रहती है, ठीक है। कई लोग एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं, वो आपको मिल जाती है। अब अगर वो नहीं है तो भाई डीलर लेवल पे भी आपको कुछ ना कुछ वारंटी मिल जाती है। कई बार वो गाड़ी बेचने के चक्कर में आपको एडिशनल वारंटी दे देते हैं अपने लेवल पे कि भाई कोई फॉल्ट आएगा तो हम देखेंगे, ये ऐसा सो। तो आपको भाई उस पे भी जाना है, पर सिर्फ वारंटी के भरोसे आपको गाड़ी नहीं लेनी है कि डीलर ने आपको बोल दिया 5 साल तक की वारंटी दे रहा हूँ, आप गाड़ी ले आए और 5 साल तक आप काम ही कराते रहे, तो वो आपको, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। पहले आपकी गाड़ी की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद वारंटी पे आपको आना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। अब ये तो हो गई 7th स्टेप की बात। अब 8th स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में अगर जो वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं उन्हें पता होगा, मैंने रिसर्च के बारे में बात करी थी कि आपको रिसर्च, मेक, मॉडल, मार्केट प्राइस का रिसर्च करना है पहले गाड़ी सेलेक्ट करने से पहले। तो यहाँ पर वो चीज़ आती है कि आपको प्राइस नेगोशिएशन करना है। अब किसी भी डील में ना मज़ा तब आता है जब प्राइस जो है नेगोशिएबल होता है। मतलब हमें प्राइस अपने हिसाब से मिलेगा तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। तो प्राइस को आप नेगोशिएट करिए। आपने जो रिसर्च कर रही है ना और गाड़ी की जो कंडीशन है उसके हिसाब से आपको जो है अपनी पिच करनी है, प्राइस को नेगोशिएट करना है। अब डीलर ने 4 लाख बोला, ऐसा ना हो कि आपके चेहरे पे खुशी 10 गुना इतनी अच्छी दिख गई कि डीलर समझ गया भाई ये तो गाड़ी लेके ही मानेगा। तो होता क्या है, ऐसे में प्राइस वो ज़्यादा नहीं तोड़ता है। तो अगर आप अपनी इस चीज़ को दिखा देंगे पहले कि भाई मुझे गाड़ी अच्छी लग गई, मुझे तो बस यही गाड़ी चाहिए, आपने तारीफ पे तारीफ कर दी गाड़ी की, तो भाई वो समझ जाएगा कि ये गाड़ी इसको चाहिए ही चाहिए। तो फिर वो अपने प्राइस को ज़्यादा ड्रॉप नहीं करेगा। आपको अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा सा हाइड करना है और ऑन द टेबल आपको अच्छी सी डील क्रैक करनी है जिसके लिए आपको प्राइस नेगोशिएट करना है। कोई कमी अगर आपको दिखती है पेंट में, पैनल्स में, इंटीरियर एक्सटीरियर मैकेनिकल पार्ट्स में, टायर्स में, तो उसको आप अपना टूल बना सकते हैं प्राइस नेगोशिएशन के लिए। प्राइस को जितना हो सके उतना कम करिए, क्योंकि ऑप्शन रहता है 50 से 60 हज़ार का मिनिमम, बता रहा हूं मैं आपको। ये नेगोशिएबल होता है, इसके ऊपर अगर आप ले लेंगे तो वो आपकी स्किल्स है, पर इतना आपको नेगोशिएट जरूर करना है। जो प्राइस बताया गया है उस पर आप गाड़ी ना खरीदें, नेगोशिएट करें। सेकेंड हैंड जो गाड़ियां होती है इनमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है, तो आप नेगोशिएट करेंगे तो आपको एक अच्छी डील मिल सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक अच्छी सेकेंड हैंड गाड़ी आपको मिलेगी। जो भी आपका बजट है, जो भी आपकी पसंद की गाड़ी है उसको आप ले, पर मेरा वही कहना है कि गाड़ी जो आपको सूट करे आपको वही सिलेक्ट करनी है। देखा देखी में कोई गाड़ी ना खरीदें, और सेकेंड हैंड गाड़ी जब ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है मन में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।